हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मैंने 50 वर्ड कराए थे और आप सबने देखा भी, बहुत सारे लोगों ने बताया कि मतलब अच्छा करा रहे हैं और भी करा दीजिए। तो मुझे आपको पता है, मैंने पहले बताया मुझे तो करानी है, आप देखें या ना देखें, मुझे तो मतलब 100 वर्ड कराने हैं और आपके एग्ज़ाम में जो भी आएगा क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो हमने मतलब थीम वाइज देख लिया था। अब हम 51 से मिसलानियस देखेंगे और 51 से लेकर 100 तक इस एक वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, सीधे शुरुआत करते हैं पढ़ाने की। और बाकी आप लोग टेलीग्राम पे जाएं, ज्वाइन करें, वहीं पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा और तुरंत आप लोग रिवाइज करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। एक होता है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है ए नॉन प्रोफेशनल, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति नॉन प्रोफेशनल होता है, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं ये एमेच्योर है, ठीक है। फिर अगला एक होता है एंटीडोट, ए रेमेडी फॉर पॉइजन। तो आपको पता है जो जहर होता है, जहर को जो मारने वाली दवा होता है उसको एंटीडोट कहा जाता है, ठीक है। जैसे जब सांप वगैरह कोई को काट लेता है तो उसको एंटीडोट लगते हैं, उसी को कहते हैं। मतलब जो जहर की भी दवा होती है उसको एंटीडोट कहते हैं। फिर अगला है ऑटोबायोग्राफी, ए पर्सनस लाइफ स्टोरी रिटन बाई देमसेल्फ। तो एक व्यक्ति जब अपनी जीवन खुद ही लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्योंकि आपको पता होता है, अगर ऑटोबायोग्राफी ना होकर के बायोग्राफी होता तो इसको हिंदी में जीवनी कहते हैं। याद रखिएगा, जीवनी कोई भी लिख सकता है किसी के भी बारे में, ठीक है। जैसे मैं गांधी के बारे में कोई किताब लिख दूं तो वो गांधी की जीवनी हो जाएगी। मैं अपने बारे में कोई किताब लिखूंगा तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी, ठीक है। अगला है बायोग्राफी, वही बात है, लाइफ स्टोरी रिटन बाई अनदर पर्सन, ठीक है। और कैटलॉग का मतलब होता है ए लिस्ट ऑफ आइटम। तो एक जैसे मान लो आप ये बास्केट है, उसमें बहुत सारे आइटम रखे हों तो उस पूरी जो आइटम रखने वाली चीज़ है उसको कैटलॉग बोलते हैं। फिर अगला है क्रोनोलॉजी। आप सबको पता होगा, हिंदी में कालानुक्रम कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम ऑर्डर, ठीक है। तो आपको पता ही है, एक टाइम के बाद जब दूसरी घटना को आप अरेंज करने को दे दिया जाए। आप लोग पीसीएस आईएएस की जो तैयारी करने वाले उनको पता होगा, आपके एग्जाम में तो 20-25 तो सवाल ही आते हैं क्रोनोलॉजी वाले। तो इतिहास की 4 घटनाएं दी जाती हैं, उनको क्रम से लगाना होता है कि इसके बाद कौन सी घटना हुई। तो उस सब जो प्रक्रिया होती है उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। अगला है डायलॉग। तो यह सबको पता ही होगा, एक कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। तो 2 लोगों या उसके अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको डायलॉग कहते हैं, ठीक है। एपिटोम क्या होता है? ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो कोई आप बात कह रहे हैं और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल इतना सटीक होता है, ठीक है, कि लोगों को समझ में एक ही बार में आ जाता। तो इतना जब सटीक एग्जाम्पल दिया जाता तो उस एग्जाम्पल को एपिटोम कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। हिपोक्रेसी आपको पता है, जो पाखंडता होती है, मतलब आप कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, उसी को कहते हैं ना कि ये पाखंड फैला रहा है, तो मतलब हिपोक्रेसी कहते हैं। तो आप सबको पता है आजकल भारत में खासकर जो बाबा साधु नए बहुत सारे पैदा हो गए हैं, तो वो सब पाखंडी होते हैं। आपको पता ही, आपसे कैसी कैसी बातें करते हैं, खुद कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी दिखाते हैं। तो प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट वन इज़ नॉट, तो दिखाना कुछ और जो वास्तव में बात नहीं है, इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। अगला है मैन्यूस्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। तो जब आप हाथ से लिखकर कोई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मतलब ये मैन्यू निकला है मैनुअल से। मैनुअल मतलब जब आदमी अपनी मेहनत से अपने हाथों से कुछ करता है उसी को मैनुअल कहते हैं। तो जब हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। अब फीलिंग्स और इमोशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको देखते हैं। एपैथी क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, ठीक है। तो जब आप उत्साही नहीं है, एंथुजियाज्म मतलब उत्साहित होना, तो जब आपके अंदर उत्साह नहीं बचा है, आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। एक व्यक्ति होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब आपका नया नया ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो नए नए ब्रेकअप में आदमी कैसा हो जाता है, उसको दुनिया की किसी भी चीज़ में रास नहीं आता। वो गाने सुनता है, नीरस लगते हैं, किसी से बात करना उसको अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता है, ना ही किसी से बोलने का मन होता। तो मतलब उसको दुनिया की हर चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, वो निरुत्साही बना, मतलब मुँह लटकाए घुमा करता है, ठीक है। मतलब अन्यथा न लीजिए इस बात को, पर होता है, वो भी हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए होता है, जब तक मतलब सही होने में उसको कुछ टाइम लगता है। सबके लिए अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को कहते हैं अपैथी। आप याद रखेंगे, APATHY। तो मैंने इतना प्रैक्टिकल में बताया, इसको आप लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से सारे नहीं तो 50, 60, 70% के जीवन में तो ये सब घटनाएं होती ही रहती। एक होता है यूफोरिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो जब आपके जीवन में इतनी खुशी हो जाए, मतलब खुशी का हद से ज़्यादा खुशी हो जाए, कुछ ऐसा घटित हो जाए, ठीक है। लड़कों के जीवन में तो खुशी कब होती है वो सब जानते ही हैं, ठीक है। तो जब आप उस वाली खुशी में जाते हैं, एकदम सब तोड़ फोड़ मचा दें, उस टाइप की खुशी जो है, उसी को यूफोरिया बोलते हैं, आप याद रखेंगे। अगला है नॉस्टैल्जिया, ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। तो नॉस्टैल्जिया आप वर्ड बहुत बार सुना होगा, खासकर जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट है
उसमें नॉस्टैल्जिया जैसा बहुत बहुत फील कराया जाता है। और आजकल तो लोग बहुत जातिवादी धार्मिक को मानकर भी इस टाइप के नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। मैं समझाता हूँ, आप समझिए। जब आप पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाएं, ठीक है, जैसे आप बोलें कि मेरे दादाजी हाथी पे चलते थे और इस बात को लेकर गाते रहें, 24 घंटा फूलते रहें। आप भले पैदल चल रहे हैं, आपके पास टूटी साइकिल भी नहीं है, लेकिन आप ये बताते रहें कि मेरे दादाजी हाथी पे चलते थे, तो ये होता है नॉस्टैल्जिया। आप पास्ट का गुणगान करने में इतना व्यस्त रहें, ठीक है। अभी आपने क्या किया वो मैटर नहीं करता, आप पास्ट में दुनिया में सब कुछ था। जैसे आजकल बोलते नहीं, मतलब सही गलत वो अलग बात, सब बोलते कि जो न्यूटन ने बताया, जो आइंस्टीन ने बताया, सब हमारे यहाँ वेदों पुराणों सब में लिखा हुआ है। तो ये इस तरह का नॉस्टैल्जिया होता है, ठीक है। अभी कितना सही कितना गलत वो तो अलग विषय है, लेकिन इस टाइप की बातें करना, 24 घंटे पास्ट का गुणगान करना, ये एक तरह का नॉस्टैल्जिया कहलाता है, ठीक है। अगला है हमारा वर्ड एंथुजियाज्म। ये मतलब होता है इंटेंस ईगरनेस। इंटेंस का मतलब होता है बहुत गहरा, ईगरनेस मतलब इच्छुक होना। तो जब आप किसी को लेकर, मतलब किसी भी काम को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत दिली तरह से इच्छुक हैं, मतलब उसमें लगे हुए हैं, उसको आपको करना ये करना ये, तो वो होता है एंथुजियाज्म, ठीक है। अगला है कंपैशन, सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। तो आपको पता है जब आप दूसरों के प्रति सिंपैथी रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, ठीक है, तो और दूसरों के बारे में सोचते भी हैं, मतलब अच्छा सोचते हैं, नेगेटिव नहीं, तो उसको कहा जाता है कंपैशन। अगला है ये क्या हो जाएगा, मिलनकोली, यार चोली नहीं, मिलनकोली, ए फीलिंग फॉर डीप सैडनेस। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं तो उसको मेलनकोली बोलते हैं, ठीक है। अगला है रैनकोर। इसका मतलब होता है बिटर रिजेंटमेंट, यानी कि जो कड़वाहट वाली बातें होती हैं, ठीक है, कड़वाहट भरा जो अनुभव होता है आपका, तो उसको रैनकोर बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला वर्ड हमारा है एनवी, ENVY। एनवी का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ जेलसी। तो आपको पता ही है, जब आप किसी के प्रति जेलसी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो वो जो ईर्ष्या वाली फीलिंग है उसी को एनवी कहा जाता है, ठीक है। तो अगला है ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। तो ये आप सबको पता ही होगा, सिंपल सा है, जब आप किसी के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं तो उसी को ग्रेटिट्यूड कहते हैं। र्यूमर्स का मतलब होता है डीप रिग्रेट फॉर वर्ड डूइंग, ठीक है। र्यूमर्स नहीं है, रिमोर्स है इसका मतलब, ठीक है। जब आपको बहुत गहराई से किसी चीज़ को लेकर बहुत रिग्रेट होता है, मतलब पश्चाताप होता है, मतलब आपसे कुछ ऐसा काम हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तो आप बहुत ज़्यादा जब रिग्रेट फील करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो उसी को रिमोर्स कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है लिटरेचर और लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पैरोडी आप सबने सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा, सुदीप भोला एक कवि हैं, वो जो बॉलीवुड के गाने हैं उन पर कविताएं लिख लिख के सुनाते रहते हैं, ठीक है। योगी जीवा करके आप सबने थीम में, रील वगैरह में गाना सुना होगा, तो वो उसी गाने पे बना हुआ। तो पैरोडी कहते हैं ह्यूमरस इमिटेशन। इसका मतलब होता है ह्यूमरस मतलब मजाकिया अंदाज में, आप कोई सीरियस गाना है उसको मजाकिया अंदाज में बना दें, पॉलिटिक्स वगैरह पे, ठीक है, या किसी सेलिब्रिटी पे आप जोक टाइप से बना दें, उसी को पैरोडी कहते हैं, ठीक है, उसी की तर्ज पे। अगला है यूलोगी का मतलब स्पीच इन प्रेस फॉर समवन स्पेशली द डिक्रीज्ड। इसका सिंपल सा मतलब होता है आप स्पीच दे रहे हैं और आप स्पीच में किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं जो डिसीज्ड हों, ठीक है। डिसीज का मतलब होता है जो बहुत, मतलब आपसे कमज़ोर हों, कमज़ोर तबके के लोग हों, गरीब लोग हों, उनकी आप खूब तारीफ़ करें, प्रेस करें, उनका उत्साहवर्धन करें, तो उसी को इलोगी कहते हैं। अगला है इलेजी। यहाँ पे आप स्पेलिंग में कन्फ्यूज नहीं होंगे, यूलोजी, यहाँ पे इलेजी। ए पोएम ऑफ लेमिनेशन ऑफ क्या है, लेमेंटेशन ऑफ द डेड, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो मतलब जिंदा नहीं है, जीवित नहीं, उसके बारे में जब आप कोई कविता करते हैं तो उसको एलिजी कहते हैं। फिर है सोनेट। इसका मतलब ए 14 लाइन पोएम। ओहो, सोनेट आप सबने सुना होगा ना, स्टैंजा, सोनेट, ये सब। स्टैंजा कितने लाइन का होता है, तो जो सोनेट होता है वो 14 लाइन की जो कविताएं होती है उसको सोनेट कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, जो 14 लाइन की कविताएं हैं उनको सोनेट कहते हैं। अगला है एपिग्राम, ए विटी सेइंग। तो जब आप बहुत अच्छा किसी के बारे में लिखते हैं, कहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति के बारे में बहुत शानदार लिखें, तो उसको कहा जाता है एपिग्राम। फिर है अगला प्रोलोग का मतलब होता है एन इंट्रोडक्शन टू ए प्ले और बुक। तो आपको पता ही, हर किताब से पहले वो लिखा होता है ना कि विषय बिंदु करके, मतलब एक पूरी इंट्रोडक्शन लिखा होता है किताब के बारे में, लेखक के बारे में, वो सब जो विचार लिखे होते हैं उसी को कहा जाता है प्रोलॉग। अगला है एपीलॉग का मतलब, ये प्रोलॉग है, एपीलॉग का मतलब होता है एक कंक्लूडिंग सेक्शन इन लिटरेचर। तो जैसे प्रोलॉग क्या था कि जो किताब की शुरुआत में जो लिखा होता है किताब और लेखक के बारे में। एपीलॉग का मतलब जो किताब या साहित्य के एंड में लिखा होता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे। ओड का मतलब होता है ए पोएम एक्सप्रेसिंग एडमायरेशन।
तो आपको पता ही है, जो एक कविता जो बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ कर रही है लोगों की, ठीक है, मतलब वो कविता जो है किसी की तारीफ़ में लिखी गई है, उसको ओड कहते हैं। स्पेलिंग आप याद रखेंगे, ये O-double-D ओड वाला नहीं है जो विषम होता है, ये ODE वाला ओड है। अगला है एलिट्रेशन, इसका मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड। तो ये आपको पता ही होगा, हमने जब आपको फिगर ऑफ स्पीच कराया था तो उसमें भी मैंने आपको कराया था, एलिट्रेशन एक तरफ का इंग्लिश में अलंकार होता है। तो मतलब होता नहीं, जैसे एक गाना था कि कौन सा, फना मूवी का, आमिर खान का, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, वो सब नहीं था। तो वो जो खड़क खड़क बार बार आ रहा है, तो एक ही तरह का साउंड बार बार आ रहा है, तो इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ इस वाले गाने में, ठीक है। तो ये आप मतलब एग्जाम्पल याद रखेंगे। अगला है मेटाफर, ये भी आपका फिगर ऑफ स्पीच था, आपने पढ़ा होगा, ए फिगर ऑफ स्पीच इम्प्लाइंग कंपैरिजन। तो मेटाफर मैंने आपको पता है, मैंने मेटाफर और सिमिली दो एक फिगर ऑफ स्पीच कराया था, उसमें बताया था जब आप किसी से तुलना करते हैं तो सिमिली होता है, और जब आप डायरेक्ट उसी का रूप दे देता है तो वो हो जाता है कैसा, मेटाफर होता था। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। सिमिली जैसे होता है, मैं कहता हूँ कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, यानी कि मैं तुम्हारे मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहा हूँ, तुम्हारा मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो यहाँ पे सिमिली हो जाएगा क्योंकि मैं चंद्रमा से तुलना कर रहा हूँ। और मैं अगर बोलता हूँ कि तुम्हारा मुख चंद्रमा है, डायरेक्ट बोल देता हूँ, यहाँ पे तुलना नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है कि सीधे चंद्रमा ही हो गया है, तो मैंने मेटाफर बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हो गए हमारे लिटरेचर वगैरह से रिलेटेड। अब हम साइंस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टर्म है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें। ये है एस्ट्रोनॉमी, इसका मतलब आपको पता ही है, खगोल विज्ञान, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो जो भी खगोलीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ और तारों वगैरह का जो अध्ययन है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो भी जीवित जंतु वगैरह हैं इनके बारे में अध्ययन जो है बायोलॉजी कहलाता है। बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये सब आपको पता ही होगा, सिंपल। जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब मतलब आपके ग्रुप डी और ग्रुप सी में ये सब पूछा जाता है, आपको लगता होगा ये जी पर यहीं से सवाल आते हैं, ठीक है। एक था जूलॉजी, मतलब ZOO, तो जूलॉजी आपको पता है क्या था, जंतु विज्ञान, मतलब एनिमल्स का अध्ययन। एक होता है जियोलॉजी, यह जियो का अर्थ पृथ्वी से हो जाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का अध्ययन जियोलॉजी। मेटीरियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तो मेटीरियोलॉजी जो है जब आप क्लाइमेट और वेदर यानी कि मौसम और जलवायु का अध्ययन करते हैं तो मेटीरियोलॉजी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड होता है पैलियोंटोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखेंगे आप, पैलियोंटोलॉजी। तो जब आप फॉसिल्स मतलब जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, तो जब आप मैटर और एनर्जी का अध्ययन करते हैं तो फिजिक्स होती है। केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, तो जब आप तत्व और यौगिक वगैरह का अध्ययन करते हैं तो ये हो जाता है आपका केमिस्ट्री। ये वाले इजी होते हैं, लेकिन आप ये वाला याद रखेंगे पैलियोंटोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है वर्क और प्रोफेशन, तो अगला होता है आर्किटेक्ट, ठीक है। तो आर्किटेक्ट क्या होता है, डिज़ाइंस बिल्डिंग, तो आपको पता ही है, जो वास्तुकार होता है यानी कि आर्टिकार जो है वो आपके घर की, पुलों की, ये सब जो बिल्डिंग डिज़ाइन करता है वो आर्किटेक्ट कहलाता है। फिर होता है कार्टोग्राफर, तो मेक्स मैप्स, तो वह कार्टोग्राफी आप सबने नाम सुना होगा। कार्टोग्राफी क्या होता है, जो लोग मैप वगैरह ड्रा करते हैं, ठीक है, तो जो मैप नक्शे वगैरह बनाते हैं वो कार्टोग्राफर होते हैं। पैथोलॉजिस्ट क्या होता है, स्टडी डिजीज, तो जो मतलब जो रोगों का अध्ययन करता है वो पैथोलॉजी वाला होता है, ठीक है, आपको पता है ये पैथोलॉजी होती है, तो उसी का होता है पैथोलॉजिस्ट जो इसका अध्ययन करता है, ठीक है। पैथोलॉजी में आप लोग क्या जाते हैं, जांच कराने जाते हैं, उसमें पता चलता है कौन सा रोग आपके है या नहीं है, ठीक है, तो वही होता है पैथोलॉजिस्ट। फिर एक होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, लव्स एंड हेल्प्स ह्यूमैनिटी, तो ये वर्ड बहुत आजकल चलता है, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते नहीं, सब हर कोई बोलने लगता है कि मैं तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया हूँ, ठीक है। खासकर आपने सुना होगा जो सेलिब्रिटीज़ के बच्चे होते हैं, उनको कुछ कैरियर वगैरह तो उनकी चिंता होती नहीं, तो फिर वो सब फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाते हैं, मतलब अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए, कि जब वो लोग ह्यूमैनिटी की को प्यार करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। जैसे अपने जो अंबानी जी के बच्चे हैं, अनंत जी, उन्होंने आपको अपने देखा होगा कि हाथियों वाला एक पूरा पाल रखे हैं, बना रखे हैं, तो ये सब जो काम कर रहे हैं वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो लवर ऑफ हेल्प्स ह्यूमैनिटी, तो आप लोगों की मदद करें, मानवता की, और लोगों से प्यार करें, ये फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है। फिर एक होता है वेटेरिनेरियन, ठीक बोलते हैं, बहुत वेटरनरी है, वेटरनरी से वर्ड निकला है, मतलब बहुत दिग्गज है, तो वेटरनेरियन मतलब ट्रीट्स एनिमल डिजीज, ये वेटरनेरियन वो वाला है जो हम बोलते हैं ना कि जो जानवरों वाले डॉक्टर होते हैं उनको वेटरनेरियन बोलते हैं ना, तो ट्रीट्स एनिमल डिजीज, तो जो एनिमल की जो डिजीज़ हैं, रोग हैं, उनको जो लोग मतलब ठीक करते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो वेटरनेरियन कहलाते हैं। फिर एक है लिंग्विस्ट, मतलब स्टडीज लैंग्वेजेस, तो जो भाषाओं का अध्ययन करता है वो लिंग्विस्ट होता है, ठीक है।
हमारे 3-4 वर्ड और बचे हैं। एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब ऑपरेटर नहीं, ऑरेटर है। ऑरेटर ए स्किल्ड पब्लिक स्पीकर। अच्छा, तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे एक हिंदी के कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, वो बहुत अच्छे मतलब वक्ता माने जाते हैं कि उनको पब्लिक कितनी भी सामने रहे, उनको पब्लिक को झुमाना आता है, कैसी भी पब्लिक रहे, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। तो वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, ठीक है। मैं मोदी जी का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो एक राजनेता हैं, क्योंकि उनकी बातों में आप अच्छे वक्ता अगर सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब उनको अच्छा वक्ता नहीं कंसिडर करेंगे एज ए मतलब एज ए पर्सन, एक नेता के रूप में उनका वक्ता अच्छा हो सकते हैं, ठीक है। तो खैर वो अलग बात है, आप सिर्फ पता रखेंगे जो बहुत अच्छा वक्ता होता है, स्किल्ड वक्ता होता है, उसको ओरेटर कहते हैं। फिर एक है पैलियोंटोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ प्रे हिस्टोरिक लाइफ। तो आप याद रखेंगे पैलियोंटोलॉजिस्ट, अभी अपने ऊपर क्या देखा था, पैलियोंटोलॉजी क्या था, जो जीवाश्मों का अध्ययन करता है। जीवाश्म बहुत पुराने होते हैं, तो आप याद रखेंगे जो बहुत प्री हिस्टोरिक यानी कि हिस्ट्री से पहले का भी जो लाइफ है उसका अध्ययन करते हैं, वो पैलियोंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। फिर है साइकोलॉजिस्ट, आपको पता है हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन माइंड, जो दिमाग वगैरह को पढ़ते हो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। फिर है हॉर्टिकल्चरिस्ट, तो आपको पता है हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी होता है। तो कल्टिवेट द गार्डन एंड प्लांट, तो जो गार्डन बाग पौधे बागवानी वगैरह करते हैं वो हॉर्टिकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने टॉप 100 देख लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जितना भी इंपॉर्टेंस हो सकता था, जहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते, वैसे कराने को तो हज़ारों मतलब 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन घूम रहे, लेकिन वो आप इतना याद भी नहीं कर पाएंगे, और आप सीजीएल या बैंक का एग्जाम दे भी नहीं रहे, आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आएगा भी नहीं। जो भी क्वेश्चन आएगा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप इनको रट जाइए जो 100 मैंने कराएं। PDF में डाले दे रहा हूँ अभी टेलीग्राम पे, जस्ट मतलब आधे घंटे के अंदर यही वाली, आप सब जाकर देखें वीडियो, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं कि मेरा ये पढ़ाने का तरीका, इसको मतलब थोड़ा इन कम्युनिकेशन वे और अलग अलग एग्जाम्पल से जोड़ करके कैसा लगा। जैसा भी आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।